देखो, सबसे पहले मैग्नेटिज्म हमने शुरू किया था, तो वहाँ पे अपना बायोट-सावर्ट लॉ से सारा कहानी शुरू हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन अपना आता था नीडल डिफ्लेक्ट हुआ जब एक वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था, तो वहाँ पे हमने देखा कि मैग्नेटिक नीडल जो है या मैग्नेटिक कंपास उसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। डिफ्लेक्शन शो हुआ, इससे हमें समझ में आया कि वहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल तब भी घूमता है जब उसको कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ये आई होप आप सबको पता है। यस सर। ठीक है। तो देखो, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि मैग्नेटिक नीडल जो है वायर के पास रखने से और वायर में जब भी करंट फ्लो होता है तो नीडल डिफ्लेक्ट करती है। तो इससे एक कंक्लूजन निकला कि जहाँ भी जो चार्ज है फ्लो कर रहा है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है। और इसी का अगला पार्ट जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, जैसे कि कैसे मूविंग चार्ज अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, वैसे ही टाइम वेयरिंग जब मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करती है। ठीक है। तो यहाँ पे उसका मतलब ओरिजिनल फिनोमेना यहाँ पे मैग्नेटिज्म से आता है। ठीक है। अब देखो, बायोट सावर्ट ने पहला लॉ दिया। उन्होंने बोला जो भी कोई एक मान लो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, एक बड़ा सा वायर है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट होगा। ये छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल लेंथ का। इस एलिमेंट के वजह से किसी एक पॉइंट पी पे, जो कि इससे आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अपना आएगा के इंटू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। डीएल की डायरेक्शन कैसे होगी बताओ कोई। परपेंडिकुलर। मतलब कितनी परपेंडिकुलर। लेंथ है उसके पैरेलल, अरे इनसाइड। मतलब लेंथ का पैरेलल दो डायरेक्शन है, एक ऊपर एक नीचे है। दोनों साइड मतलब एनी डायरेक्शन। अरे तो किसी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में क्या देख के आप लोगे, वही तो पूछ रहा हूँ। ऊपर ऊपर। ऊपर लोगे। एनीवन, कोई भी याद आ रहा हो आपको तो बताओ। प्रॉपर मेथड मैंने बताया था कैसे लेंगे डीएल का डायरेक्शन। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट। नहीं नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट तो होगा अपना, ये तो डीएल क्रॉस आर होगा, लेकिन डीएल डीएल का डायरेक्शन कहाँ से लाओगे। करंट की डायरेक्शन में सर, लेफ्ट हैंड रूल हाँ, से। करेक्ट आपने बताया, करंट के डायरेक्शन में। लेफ्ट हैंड रूल आप भाई लगाओगे किस पे। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे जो अपना पेरेंट वेक्टर है डीएल, तो पेरेंट वेक्टर हो गया ना, डीएल का डायरेक्शन पहले से मालूम होगा तब तो आप बी का डायरेक्शन निकालोगे ना, कोई भी रूल लगा के। तो डीएल का डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना आई के डायरेक्शन में लिया जाता है। ठीक है। अगर आई ऊपर जा रहा है तो डीएल का डायरेक्शन अपना अपवर्ड्स हो जाएगा। क्लियर। रिवीजन अच्छे से करो थोरोली। ये दो जगह पे सेम चीज आएगा। अभी डीएल क्रॉस आर आ रहा है आगे, अपना जब फोर्स आएगा, फोर्स में भी सेम आई एल बी साइन थीटा, वहां भी एल जो लेते हैं ना वो करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट मिस करोगे क्वेश्चन गलत होगा। कोई इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। ठीक है। तो देखो, बायोट सावर्ट लॉ अपना कंप्लीट हो गया। देखो, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। के का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में नहीं देगा, 10⁻⁻⁷ ठीक है। यूनिट आप निकाल सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस से। क्लियर। उसके बाद देखो, एक कन्वर्जन याद रखना, जो अपना इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला और सीजीएस यूनिट होता है गॉस। ठीक है। तो जो 1 टेस्ला होता है 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होता है। क्लियर। इसको आप वहां पे कन्वर्ट करके निकालने जाओगे बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है। इससे बेटर है आप याद रखो इस चीज को। चलो देखो नेक्स्ट। अब मुझे एक क्वेश्चन आप बताओ, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी का डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन लेस। ओके, बाकी लोग। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ। डायमेंशन लेस। विश्लेषक। ओके, बाकी लोग। टाइमिंग। बाकी लोग और लोग बताओ क्या आंसर होगा। सब लोग सेम आंसर दे रहे हो। सर रिलेटिव वेलोसिटी दो वेलोसिटी का रेशियो होता है, इस वजह से डायमेंशन लेस। भाई आप लोग कुछ पदार्थ का सेवन करके तो नहीं आए हो ना। रिलेटिव वेलोसिटी होता है v1 - v2। इसके मीडियम डायमेंशन सेम पॉसिबल होगा। होना चाहिए जो अगर ऐसा टर्म्स देखे तो। रिलेटिव वेलोसिटी आपको किसने पढ़ाया, कहाँ पे पढ़ाया कि v1/v2 होता है, मतलब वेलोसिटी का रेशियो होता है, ये आपने कहाँ पे पढ़ा। रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस होता है दो वेलोसिटीज का। ओके ओके, आई थिंक रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बता रहे हैं। नहीं, यहाँ पे v लिखा हुआ है ना।
मतलब वो सोचकर बता रहे हैं अच्छा, सर, यहाँ ओके। पे भी चलिए समझ। हाँ, तो यस खाली यस यस। खाली रिलेटिव नाम सुन के डिसाइड नहीं करना है कि डायमेंशनलेस होगा, ठीक है? देखना है रिलेटिव में क्या पूछ रहा है। क्लियर? नोट कर लो साइड में, सिली मिस्टेक हो रही है तो। हर एक रिलेटिव क्वांटिटी डायमेंशनलेस नहीं होती है। बस वही होगी जो रेशियो के टर्म में होती है। चलो क्लियर? ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे अपना पहला केस। किसी को याद है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा? जल्दी से बताओ। म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल। आइडियल 4 पाई आर। आइडियल क्यों लेंगे यहाँ पे? लेंथ तो कहीं दिया ही नहीं है। ये तो एक वायर है ना, फाइनाइट लेंथ का। Sin alpha plus sin beta. के आई, एक बार फिर से बोलना। Ki by r sin alpha plus sin beta. ओके, आपने भी फॉर्मूला याद कर लिया है, बस समझा नहीं है। और कोई बताओ। Look, I think mu naught upon 4 pi हाँ, r or into sin alpha plus sin beta. आपने भी फॉर्मूला याद किया, समझा नहीं है। क्योंकि आप लोग गलत बता रहे हो, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है ना। आप लोग पता है क्या कर रहे हो? आप लोग फॉर्मूला डायरेक्टली याद किए हो, आप लोग ये ध्यान नहीं रखे हो एंगल कहाँ से लेना होता है। वो जो फॉर्मूला है ना, उसमें एंगल ये वाला है, ठीक है? समझ रहे हो कहाँ पे गलती कर रहे हो? अगर ऐसा होता, सेकंड वाला केस, ठीक है, ग्रीन वाला जो मैंने लिखा है, अगर हाँ। मैंने भाई अपन 4 है और ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा सर तो। 90 क्यों हो? अच्छा हाँ, 90 माइनस अल्फा, आप सही बोल रहे हो, साइन 90 माइनस अल्फा। जैसे देखो, ये यस ग्रीन वाला अगर केस होता ना, हाँ, ग्रीन वाला केस होता तो अपना नॉर्मल यहाँ पे हम साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कर देते, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एंगल मैंने वहां से दिया हुआ है, एंगल का जगह चेंज किया ना, इससे पूरा इसका खेल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे साइन 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस ये साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस बीटा। तो इसको जब चेंज करोगे तो साइन 90 माइनस अल्फा आपका क्या हो जाता है? कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस बीटा, ठीक है? देखो, आप लोग को इतना डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाया कि आप लोग मतलब खाली याद कर लो, लास्ट में थोड़ा थोड़ा समझ लेना, क्योंकि मान लो पता चला एंगल का पोजीशन बदल दिया, आप पूरा क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। ठीक है? तो ध्यान रखना हमेशा कि एंगल जो लेते हैं यहाँ नीचे वाला लेते हैं। क्लियर? यस सर। चलो देन, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। जल्दी से बताओ, क्या आएगा इक्वेशन? आप लोग आइडियली ट्राई करो, पता है कि 30-40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लो, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? जो भी आ रहा है दिमाग में, पहले पहले वो बोलो। इसमें होगा आई थिंक के आई अपॉन आर, मतलब या फिर मतलब जो भी इनपुट कर देंगे इस के की जगह, हम्म। और ब्रैकेट में साइन थीटा वन प्लस प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस थीटा टू। ठीक है, क्लियर है सबको? सर यही आएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल इस बार अपोजिट जा रहा है, जैसे हम लोग जिस सेंस में एंगल लेते हैं उसके अपोजिट सेंस में इस बार एंगल लिया गया है। किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? ठीक है देन, चलो नेक्स्ट। ये वाला तो सिंपल है, जल्दी से बताओ।
इसमें होगा वही के आई अपॉन आर साइन 45 और ये भी साइन 45 हो जाएगा, तो साइन 45 की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 KI/R। टू टू साइन 45 हो जाएगा। यही आ रहा है ना? तभी ये आएगा। ओके, तो आ गया। तो अब यहाँ पे बताओ इसके सेंटर पे क्या आएगा? सर 0। ओके, आपने याद कर लिया आंसर? यस सर। तो गलत याद किया है आंसर। वो तब होता था ना। कोई इक्वी डिस्टेंस पे है हाँ, ना, वो तो तब होता था ना, देखो जब ऐसे करंट आती थी इधर से और दोनों साइड इक्वली बढ़ जाती थी और यहाँ से बाहर निकल जाती थी। ध्यान रखो, कोई देखो क्वेश्चन याद करो, सही बात है, लेकिन ध्यान रखो क्वेश्चन कौन सा याद किया था। दूसरे क्वेश्चन में किसी और का आंसर नहीं देते हैं, ठीक है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है? जी जी दिख रही है। देखो आप जो याद किए हो ना तनिष्ठ, देखो आप कौन सा क्वेश्चन याद किए हो। ऐसा एक लूप होता था, ठीक है, उसमें इधर से करंट आई जाता था, ठीक है। इस लूप का अच्छा। जो वायर होता था उसका रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होता था। तो मिड पॉइंट से करंट जाता था, मिड पॉइंट से इधर निकल जाता था, तो इधर अपना I/2 जाता था और इधर I/2 जाता था। तो देखो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना सेंटर पे, अपोजिट सेंस में आता है, इस वजह से कैंसिल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम करंट है, यहाँ पे करंट बदल नहीं रहा। आप जाके क्वेश्चन जो याद किए हो वापस से देखना, जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आप याद कर लिए हो, ठीक है। हम्म। यहाँ पे आप देखो ना, हर एक एलिमेंट की वजह से, हर एक छोटे एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे सम अप हो रहा है। सर तो ये मतलब सोलिनॉइड जैसा होगा, तो मतलब μ0 n I। नहीं नहीं, सोलेनोइड जैसा क्यों होगा? एक ही तो टर्न है ना, नॉर्मल स्क्वायर है ये। तो मतलब n नहीं रहेगा, बस एक n की जगह पे एक ही रहेगा, क्योंकि मतलब ये एक स्क्वायर शेप का सोलिनॉइड है, जैसे सोलिनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक अच्छा फील्ड अच्छा, रहता है एक ना। बात बताओ, आप सोलेनोइड सिंगल टर्न का सोलेनोइड कहाँ देखे हो? मुझे बोलो। सिंगल टर्न का सोलेनोइड आप बोल रहे हो, वो तो लूप बन गया ना, नॉर्मल लूप। तो नॉर्मल लूप के लिए भी अलग ही आता है आपका, सोलेनोइड वाला आता नहीं है, वो तो अलग ही आता है उसका मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या आप एक एक साइड का लेंगे क्या मैग्नीफाइड, जैसे एक एक साइड देखो का? सिंपल, यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिंपल ये करना है, आपको दिख रहा है ये, इसको ज्वाइन करो। जी सेंटर पे वो एक एक साइड का वो लेंगे। हाँ, इसको ज्वाइन करोगे एंगल कितना आएगा? जी, तो यहाँ पे हाँ एक साइड का 45 हो जाएगा, एक साइड का 45 हो जाएगा। बिल्कुल सही। और ये डिस्टेंस देखो, ये अपना L/2 हो जाएगा। जी एंगल दोनों 45 45। सिंपल। तो जो जी हमने यहाँ पे किया था सेम वही तो हो रहा है ना अपना R यहाँ पे। तो B इक्वल्स टू एक साइड की वजह से B वन साइड जो अपना आ रहा है वो अपना आ जाए √2 KI इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, अब B नेट निकालने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 और नीचे जो 2 है वो भी ऊपर आ जाएगा, 4 × 2 √2 जी KI। ऊपर 8 हो जाएगा, 8√2I। ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है। क्लियर है सबको? देखो एक सिंपल सा चीज देखो, डायरेक्शन देखोगे ना, इस वायर पे यहाँ पे करंट ऊपर है, करंट ऊपर है तो अपना कुछ ऐसे फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, इस बी पॉइंट के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ भी इसकी वजह से अंदर की तरफ होगा, यहाँ भी इसकी वजह से अंदर की तरफ होगा, और यहाँ पे करंट जो जा रहा है यहाँ भी इसकी वजह से अंदर की तरफ होगा। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहा है, ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहा है। कैंसिल कब होगा मैंने वो भी केस बता दिया, तो आप लोग ट्राई करना, आंसर याद नहीं करो, अदरवाइज फंस जाओगे थोड़ा सा चेंज होने से। जब ये मतलब अपोजिट साइड में होगा ठीक है। डायरेक्शन। चलो बढ़िया। आराम से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस फिर कर लेना जब टाइम मिले। आप सब लोग रिवीजन करके आए हो ना? ठीक है। नहीं, आप रिवीजन करके आओ बोल रहे हो, आंसर भी नहीं दे रहे हो ना, इसलिए डाउट हो रहा है। चलो इस वाले पार्ट में करो। चलो इसमें आपको टाइम दे दूंगा 1 मिनट, ठीक है। 8:52 हो रहा है। हाँ, आप आंसर दे रहे हो।
थोड़ा-सा आप लोग एक्टिविटी अपना बढ़ा दो, एक्टिव ज़्यादा हो जाओ क्योंकि पिछले बार 490 प्लस सीट था, इस बार 309 सीट्स है और एग्ज़ाम 1.5 साल बाद हो रहा है। ठीक है? इसलिए थोड़ा-सा आप लोग जग जाओ। सर ये हेक्सागन होगा तो इसकी हेक्सागन की सिक्स साइडेड होती है सर। हुँ। तो 6 into mu naught I root 3 upon I L ओके, आई थिंक mu सही है। I A। ओके, चलो देखते हैं। आंसर आप लोग मैच करना, ठीक है? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा हर एक चीज, तो मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग निकालेंगे फिर इंटू 6 करेंगे। हाँ, सिंपल। सही कर रहे हो। 360 डिवाइडेड बाय 6 करके इंटीरियर एंगल निकालेंगे, फिर तो जो 120 आ रहा है 120 से डिवाइड, तो मतलब 2 से डिवाइड करके एक एक एंगल निकाल। हाँ, सही है। देखो हेक्सागन में टोटल एंगल 720 होता है, तो एक एंगल 120 होगा। 120 सारा जो यहाँ से हम लोग सेंटर को जॉइन करेंगे, सारा लाइन जो होगा एंगल बाई सेक्टर होगा। तो ये एंगल अपना 60-60 दोनों हो जाएगा, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है? तो इसकी वजह से सेंटर पे जो एंगल बनेगा 30-30 हो जाएगा। क्लियर है इतना? सर एक का भी निकाल के इंटू वो कर सकते हैं, हाँ, ये एक का हेक्सागन निकाल है के तो इंटू 6 करेंगे, वही करेंगे। दूसरा कोई मेथड नहीं है इसका, ठीक है? क्लियर? देखो ये वाला साइड अपना एल हो गया, हेक्सागन का साइड दिया हुआ है। तो अब दो तरीका है, देखो एक तो वैसे दिख रहा है कि एंगल सारा 60-60 है, तो ये भी अपना एल हो जाएगा, जो ये वाला साइड से है, ठीक है? सारा एल हो जाएगा। तो उसके बाद ये वाला जो बन जाएगा बेसिकली इसका वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, अल्टीट्यूड बोल लो, मीडियन बोल लो, जो भी बोल लो, ठीक है? तो यहाँ से बाकी अगर ऐसे याद नहीं आ रहा है तो सिंपल सा हमें ये आर कैलकुलेट करना है ना, तो ये नीचे का साइड देखो L/2 हो गया, ऊपर का L/2 हो गया। तो क्या करते हैं, यहाँ पे टेन थीटा लगाते हैं, टेन 30 इक्वल्स टू अपना कितना है, L/2 अपॉन आर, ठीक है? तो ये बन जाएगा अपना 1/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, आर यहाँ से अपना आ जाएगा √3 L/2। आया यही वाला सेम ना, आर का वैल्यू √3/2L। वैसे भी ये तो अल्टीट्यूड का मतलब जनरल फॉर्मूला होता है। तो देखो अब इसके बाद सिंपल है, इसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल अपना फॉर्मूला लगा देना है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू साइन थीटा वन, यानी कि साइन 30, साइन 30 का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग समझ जाना, 1/2 प्लस 1/2 इंटू टोटल 6 साइड है तो 6, ठीक है? तो ये वाला टर्म अपना 1 बन जाएगा और ये 6 बचा, यहाँ पे लेंथ छूट गया ना, देखो एल के जगह पे अपना ये आ जाएगा R/R, ठीक है? तो बी अपना निकल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर के जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आया, √3L, ऊपर में 2 इंटू 6, ठीक है? तो यहाँ से √3 सही है, 2 √3 टाइम्स में 2 और 2 मिला के 4 कैंसिल, ठीक है? √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, यही आंसर आया ना? हाँ सर यही आएगा। ठीक है देन, बाकी जिनका सॉल्व नहीं हुआ उनको समझ में आया ना कैसे हुआ? सेम मेथड है, मेथड कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। चलो बाकी डायरेक्शन वगैरह समझ रहे हो ना? यहाँ पे बताओ डायरेक्शन कैसा आएगा? यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा सेंटर पे? ओके, ठीक है, चलो सबको ये तो समझ में आ रहा है। और ऊपर वाले केस में, स्क्वायर वाला जो केस था वहाँ पे बता दो। सर साइड ही दोनों आएगा। मेंशन। ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप लोग, सही है? आगे बढ़े।
चलो देखो अब अगला केस देखते हैं। रिंग। रिंग का याद है आप लोग को? किसी को बताओ जल्दी से। रिंग के सेंटर पे क्या आता है? 0। जीरो। म्यू नॉट आई अपॉन 2r। करेक्ट। भाई जीरो नहीं आता है, ठीक है। जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था सॉरी सर, मैं जब भूल गया। चार्ज होता था, जिसका लैम्डा दिया होता था यूनिफॉर्म। चलो ठीक, कोई बात नहीं। एक्सिस पे बता दो। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। सही है। देखो इतना याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये याद है, एक्स जब बहुत बड़ा हो जाता था आर से, तो फिर क्या होता था? एक्स मच मच ग्रेटर देन आर। कुछ कुछ याद आ रहा है? सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये r² की जगह x² होता है ना? आर स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर नहीं होता है। नहीं, x होता है। सर इसमें आर को नेग्लेक्ट कर देंगे ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। वहां पे शायद बाहर में टू भी नहीं आता है। हाँ, उसमें 2 नहीं आता और यहाँ पे ऊपर x आता है। ऊपर में, हाँ ऊपर में खाली एक्स आएगा आपका, और नीचे में आपका ऐसे ही क्यूबिक वाला टर्म आएगा। क्योंकि वहां पे देखो, वहां पे यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन नीचे में जो डायमेंशन आता है ना, नीचे में लेंथ, मतलब ये जो कैंसिल करोगे ना ओवरऑल, नीचे में लेंथ का सिंगल पावर में डायमेंशन आना चाहिए। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपका नीचे में पावर 2 का डायमेंशन आता है लेंथ का। तो उसे भी पहचान सकते हो। आई होप समझ रहे हो जो बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एक्स जब मच मच ग्रेटर देन आर होता है ना, बेसिकली यही केस अपना बन जाता है। जो अपना लूप दिख रहा है ना, सिंगल लूप, ये बिहेव करने लगता है मैग्नेटिक डायपोल के जैसा। चलो आगे बताएंगे उसको। ठीक है, आ जाओ ये वाला बताओ। अगर एक छोटा सा आर्क लिया, सर्कुलर सर्कुलर। म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट आई अपॉन 2r 2r इन इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। अपॉन 2 पाई। पता नहीं, मुझे तो ऐसे याद नहीं रहता, मुझे ऐसे याद रहता के आई अपॉन आर इंटू थीटा। बस सिंपल सा थीटा अपना रेडियन में लेना है। तो मान लो अब देखते हैं करके। के की जगह पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। तो जो आप बोल रहे हो, यहाँ से हम लोग 2r को एक साइड और 2 पाई को एक साइड कर सकते हैं। हाँ सही बोल रहे हो आप भी। थोड़ा सा आप लंबा फॉर्मूला याद। सर उन्होंने हम्म। ठीक है। बढ़िया। चलो तब ये भी हो गया। ये वाला आंसर निकालो आप लोग जल्दी जल्दी। वैल्यूज जानबूझ के मैंने सिंपल सिंपल लिए हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन में मेहनत नहीं करनी पड़े। स्क्रीन बार बार गायब हो जा रही है मेरे में। थोड़ा सा नेट मुझे लग रहा है आपका अनस्टेबल है, इस वजह से। बाकी लोग को भी दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। ओके। 5 into 10 to the power minus 5 सर। ओके, आंसर तो नहीं पता। और किसी का आंसर आया? मैच करेगा तो पता चलेगा। सॉरी सर, 2.5 आएगा सर, 2.5 into 10 to the power minus 6। ओके। 4 पाई into 10 to the power minus 4। ओके, अलग अलग आंसर आ रहा है। और किसी का आंसर आया? 4 पाई इंटू 10 की पावर -4। ओके, वैसे ये ज़्यादा सही लग रहा है। चलो देख लेते हैं आंसर। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई।
ठीक है, यही अपना होता था म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। तो अपने यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एन अपना 1000 दिया होगा, वही 1000 अपॉन 5, 4 पाई वाला ही आएगा तो। 4 पाई इंटू 10⁻⁻4। सबका है आंसर? यस सर से जी सेम है। चलो बढ़िया, सही आंसर सही आ रहा है। थोड़ा सा टाइम इस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग टाइम ज़्यादा लिए हो, ठीक है, थोड़ा इम्प्रूव करो। सर वेबर किसका यूनिट है, एक बार बोलेगा? वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड का है। मैग्नेटिक फ्लक्स का है। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड का। अरे मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सा और ध्यान ये जो रखो, वेबर पर मीटर स्क्वायर है सुनो यही सुनो, टेस्ला है आप ना? कंफ्यूज होते हो, उसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव बी जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया बी डॉट है, बी का टेस्ला, ए का मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्लक्स का वेबर। सिंपल, आई थिंक कभी नहीं भूलोगे टेस्ला और वेबर का कन्वर्जन। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बनाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, टोरॉइड है, ठीक है, याद है ना फॉर्मूला? इसका आंसर आई थिंक होगा 6 to 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ओके, 20/6 to 8 into 10⁻⁻5। अच्छा सबका ये आंसर है। -5। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं। बी जो, सबका ये आंसर है। यही तो होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। 6 to 8 पाई into 10⁻⁻5। अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं आंसर। पाई तो कैंसिल हो जाएगा ना, नीचे 2 पाई होता है। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, तो अपना हो जाएगा म्यू नॉट, एन अपना कितना आ रहा है, एन अपना आ जाएगा टोटल एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। म्यू नॉट जो अपना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन दे रखा है 3140 अपॉन 2 पाई इंटू रेडियस 1 मीटर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 बार में, और करंट दे रखा है 10 एम्पियर। ओके, कितना आ रहा है अपना फाइनल? 3 एक 4 जीरो कम हो जाएगा, 6.28 इंटू 10⁻⁻3। आप लोग का यही आंसर आया था क्या? अच्छा, आपका आया था एक लोग का, 3 लोग का, चलो इम्प्रूवमेंट है। चलो यहाँ पे करंट में देना भूल गया हूँ, यहाँ पे जो नेट करंट है आई नेट इक्वल्स टू 10 एम्पियर। ठीक है, यहाँ और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, साथ में डायरेक्शन बताना है। जैसे छोड़ो, आप लोग डायरेक्शन बस बताओ, पॉइंट ए पे क्या लग रहा है आपको, डायरेक्शन किधर होगी, राइट की लेफ्ट या ऊपर? लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट होगी, सर आउट ऑफ द पेपर। आउट ऑफ द पेपर। ओके, और कोई आंसर? जी ए पे आई थिंक लेफ्ट होगी। लेफ्ट, No, it's right because it is going outside. ओके। आप लोग राइट हैंड रूल लगाना अच्छे से नहीं सीखे हो। एक अर्पिता का आंसर सही है। अरे देखो, सिंपल सा, करंट अंदर जा रहा है तो राइट हैंड लगाओगे तो ऊपर के तरफ में जो आपके फिंगर का कर्ल आएगा वो तो राइट के साइड आ रहा है ना। यहाँ पे करंट क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रहा है, सारा का सारा करंट अंदर ही जा रहा है। तो अंदर जाते हुए करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो अपना फिंगर के कर्ल के डायरेक्शन में, जब राइट हैंड रूल यूज करोगे तो आपको ऊपर वाले पॉइंट पे आगे मिलेगा।
नीचे वाले पॉइंट पे पीछे मिलेगा, ठीक है। और इनफाइनाइट सीट के केस में फॉर्मूला आता है म्यू के अपॉन 2, बी इक्वल्स टू, सॉरी म्यू नॉट के अपॉन 2, ठीक है। के यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, बस वैल्यू पुट करना है। के होता है अपना करंट पर यूनिट लेंथ। आप लोग कोई भी नहीं पढ़े हो क्या ये वाला? सर मेरे को अभी पता चला कि ये क्रॉस है अंदर, मेरे को लगा इन्फिनिटी इन्फिनिटी है। नहीं, उतना सारा इन्फिनिटी क्यों लिखेंगे? दो इन्फिनिटी तो दो ही साइड देते हैं ना, अगर एक लेंथ है तो। तो मुझे भी समझ में नहीं आया ये वाला आपने क्रॉस मुझे इसने नहीं ये, जो लिखा। अच्छा कोई बात नहीं, ये वाला फॉर्मूला क्लियर है ना? ये वाला पहले से जानते हो कि पहली बार देख रहे हो? बी इक्वल टू म्यू नॉट के अपॉन 2। तो पहले पढ़ा था, मतलब अभी तो नहीं पढ़ा हूँ। बाकी लोग, आप लोग रिवाइज अच्छे से नहीं करके आओ, क्योंकि ये नोट्स का क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है अभी? चलो, लेकिन बढ़िया चल रहा है, बाकी दिन से पता है आप लोग बेटर रिस्पॉन्स कर रहे हो। चलो फिर अगले पार्ट में चलते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। रिवाइज करवा दे रहा हूँ एक बार। पता है क्वेश्चन पूछा था इंटरेस्टिंग सा, जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तो उसका जो ये होता है, क्या बोलते हैं, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है या टाइम पीरियड होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। किसी को याद आ रहा है? ये सही है। रिपीट करना। QB/2 पाई है। कोई एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। कोई बात नहीं, चलो रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, फिर आप लोग को भी याद आने लगेगा। देखो सिंपल सा, कोई एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर फोर्स लगता है Q इंटू वी क्रॉस बी। याद आ रहा है? ठीक है। इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जब लिखते थे तो अपना हो जाता था QVB साइन थीटा, ठीक है, बस जब मैग्नीट्यूड की बात करते थे तो अब देखो, यहाँ पे जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो सबसे पहली बात, इसका साइन थीटा 1 हो जाता है, क्योंकि थीटा 90 हो जाता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट पार्टिकल होता है, तो वो जिधर भी डायरेक्शन में जाएगा अपना, जनरली जो अपना इस केस के लिए, सर्कुलर मोशन वाले केस के लिए जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है, इसकी वजह से साइन थीटा अपना 1 हो जाता है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे फोर्स निकल के आता है QVB। और जब चार्ज पार्टिकल जाएगा किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो बेसिकली करने लगता है सर्कुलर मोशन, यानी कि mv² के इक्वल हो जाएगा उसका जो भी फोर्स होगा, क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपना कौन देगा? QVB, मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्लियर है? Yes. तो यहाँ से अपना इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, आर जो निकल के आता है mv/QB। क्लियर? पहला रिजल्ट ये याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। सर एक बार रिपीट कर देंगे क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। ओके, देखो कोई एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स इक्वल होता है QVB के इक्वल, क्योंकि वहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है। जब एक चार्ज पार्टिकल, नॉर्मल पॉइंट पार्टिकल है, वो जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका मोशन कुछ ऐसे होगा, वो एक सर्टेन वेलोसिटी v के साथ जा रहा होगा, तो उस पर फोर्स लग जाएगा QVB के इक्वल, ठीक है। जब QVB उस पर फोर्स लगेगा तो इस फोर्स की वजह से वो एक सर्कुलर मोशन करने लगेगा, और सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन से या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो अपना यहाँ पे निकल के आता है रेडियस, जो निकल के आता है इस पार्टिकल का, वो आता है mv/QB। जैसे कि चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे एंटर किया, मान लो Q पार्टिकल है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे क्रॉस क्रॉस ऐसे पड़ी हुई है, तो जैसे ही पार्टिकल अंदर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, ये घूम जाएगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा, और इसके पाथ का जो रेडियस होगा ना, वही रेडियस से अपना mv/QB के इक्वल होगा। क्लियर? अब यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन सिंपल सा कुछ रखो, ठीक है। देखो पार्टिकल का वेलोसिटी जितना बड़ा होगा, जैसे दो पार्टिकल मान लो एक साथ छोड़ा, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा
उसका रेडियस बड़ा होगा, उसका पाथ का रेडियस बड़ा होगा। क्लियर पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब आप लोग मुझे बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को एक साथ छोड़ दिया तो किसका रेडियस ज्यादा होगा? प्रोटॉन का। ओके, बाकी लोग सेम आंसर सबका? ओके करेक्ट, ठीक है। कभी कभी क्यू बाई एम का रेशियो दे देता है, तो आपको देखना है क्यू बाई एम का रेशियो, ठीक है। अगर क्यू बाई एम का रेशियो ज्यादा होगा तो क्या होगा? रेडियस बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा आई थिंक, क्योंकि वो 1/r हो जाएगा ना। करेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। कभी कभी वो पार्टिकल का चार्ज पर यूनिट मास दे देता है, क्यू बाई एम दे देता है, ठीक है। उस केस में आपको ध्यान रखना है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेडियस। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, अब ये सिंपल है, तो अपना ऊपर में एम भी बेसिकली ये मोमेंटम है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी इसको मोमेंटम को डायरेक्टली मतलब रिलेट कर दे, इस मोमेंटम को डायरेक्टली रिलेट मोमेंटम दे के रिलेट करके दे सकता है कि पार्टिकल का मोमेंटम कैसे वेरी करेगा, मतलब मोमेंटम वेरी करा के बोलेगा कि आर कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो पहला रिलेशन ये बन गया। सेकेंड केस एक अपना ये भी हो सकता है ना, ये मोमेंटम है पी, तो पी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आपको याद है ऐसे लिखते हैं, √2m/ke, याद है ये वाला फॉर्मूला? ये मोमेंटम होता है, तो इसके टर्म में भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है, सारा वर्क पावर एनर्जी से सारा रिलेट हो रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला पार्ट अपना टाइम पीरियड की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2πr/v। तो 2πr/v की जगह पे mv/qb ऊपर चला गया, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख रहे हैं? कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, गलत जगह पे आर पुट कर दिया, सॉरी, एक मिनट। 2π, हाँ, क्यूब। mv/v/qb, अब सही है, v कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गए, हम्म, 2πm/qb आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड अपना आ गया। टाइम पीरियड यहाँ पे वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, पार्टिकल अगर वहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा तो पार्टिकल का एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में सेम टाइम लगेगा, उसका भले वेलोसिटी कोई एक 10, मान लो एक साथ बोल दे कि एक पार्टिकल को हमने भेजा, सेम सिमिलर पार्टिकल बोलेगा एक को 10 मीटर पर सेकंड से भेजा, एक को 50 मीटर पर सेकंड से भेजा, किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा? तो ध्यान रखना टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है, सेम रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी हो जाता अपना 1/t। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करेगा, तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी सही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो एम पे भी डिपेंड कर रहा है, क्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, बी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डिपेंड किस पे नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा आप लोग नोट कर लेना, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। क्लियर। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी qb/2πm। करेक्ट, क्लियर है यहाँ तक? सर ये मोमेंटम पे और एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा सर? मोमेंटम पे और एनर्जी पे नहीं डिपेंड नहीं करेगा ना, क्योंकि देखो बस मास पे डिपेंड अप करेगा। मास चेंज होता नहीं है, मास एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। वेलोसिटी चेंज होता है तब मोमेंटम चेंज होता है या फिर एनर्जी चेंज होता है, ठीक है। ओके। बढ़िया क्वेश्चन था वैसे, ये डाउट आना चाहिए था। तो देखो सिंपल सा बात है, अपना मास एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, मास किसी पार्टिकल का चेंज करेगा नहीं, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे क्वांटिटीज हैं, ये पार्टिकल का है ही नहीं, बी जो है ये तो बाहर वाला फील्ड है, इसमें पार्टिकल का कोई रोल नहीं है। पार्टिकल का बस यहाँ पे एक रोल आता है क्यू में, क्यू चेंज हो सकता है पार्टिकल का, कभी एक इलेक्ट्रॉन कभी एक प्रोटॉन दे दिया तो क्यू चेंज होगा। और अगर पार्टिकल सेम है तो मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेम पार्टिकल में, सेम मास के पार्टिकल में चार्ज सेम कर सकता, चार्ज को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज का केस नहीं आएगा, मतलब मोमेंटम चेंज होने से भी बेसिकली टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, और किसी पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो वेलोसिटी चेंज होने से चेंज होता है, क्योंकि मास एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। क्लियर। चलो देन आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ केसेस थी, चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी बोलना पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। पहला केस मैं बता रहा हूँ, अगर अपना v जो है वो पैरेलल टू b अगर हो गया तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। अगर v वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंक के मारा मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका पाथ कैसा होगा।
सर्कुलर, एलिप्टिकल, जो भी शेप आपको लग रहा हो। हेलिकल, एलिप्टिकल। ओके, स्ट्रेट लाइन होगा। ओके। और किसी का कुछ आंसर आ रहा है? अरे आप लोग का तो आंसर ही नहीं आता, कुछ तो मतलब सोचो इसमें क्या हो रहा है इस केस में। सर स्ट्रेट लाइन से निकल जाएगा। ओके, सर स्ट्रेट लाइन होगा। यस सर, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। यानी आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ। देखो सिंपल, v पैरेलल टू b है, तो v क्रॉस b जो आएगा वो तो जीरो हो जाएगा ना। v क्रॉस b जीरो मतलब f जीरो। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया। जब मैग्नेटिक फोर्स ही जीरो हो गया तो पार्टिकल का मोशन चेंज करेगा कौन? कोई नहीं। ठीक है, तो पार्टिकल अपना स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। क्लियर? चलो आ जाओ सेकंड केस में। डायरेक्शन, चलो डायरेक्शन भी एक बार कर लो। ये देखो ऊपर की तरफ v है, आगे की तरफ b है। ठीक है, अब मुझे दो केसेस बताओ, अगर पॉजिटिव क्यू एक बार भेजा, एक बार माइनस क्यू भेजा। ठीक है, तो मुझे फोर्स का डायरेक्शन आप लोग बता दो। पहले केस में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। हाँ, सर्कुलर मोशन होगा। फोर्स का डायरेक्शन आप बताओ, फोर्स किधर लगेगा? क्यूब पे इनसाइड होगा और माइनस क्यूब पे आउटसाइड होगा। ओके, और किसी को कुछ समझ में आ रहा है? देखो एक खास बात होती है, जो फॉर्मूला ऊपर में देखा ना आपने, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो क्यू लेना होता है ना, साइन के साथ लेना होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। तो अब अपना ये वाला केस आप लोग देखो, सिंपल सा बात है ना। देखो भाई, फोर्स किधर लगेगा? v क्रॉस b का डायरेक्शन जिधर होगा उधर लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे। तो v क्रॉस b यहाँ पे देख रहे हो, इनसाइड आएगा। v से b के तरफ जाओगे तो आपका थंब जो होगा अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। राइट हैंड रूल अच्छे से नहीं लगा पा रहे हो आप लोग? लेफ्ट हैंड रूल से भी इसको कर सकते हैं ऑल दो, लेकिन राइट हैंड रूल सबसे इजी होता है। सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्रॉस निकाला जा रहा है और क्रॉस का डायरेक्शन निकालना हो तो सिंपल, जो वेक्टर पहले आ रहा है उसके तरफ अपना नॉर्मल फिंगर, चारों फिंगर करो और अपने फिंगर के कर्ल को घुमाओ दूसरे वाले वेक्टर की तरफ से। जैसे कि यहाँ पे v क्रॉस b है, तो v पे सबसे पहले अपना फिंगर यहाँ ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करोगे, उसके बाद v से b की तरफ अपना फिंगर घुमाओगे, तो थंब का जो डायरेक्शन पॉइंट कर रहा होगा वो होगा आपका फोर्स का डायरेक्शन। राइट हैंड रूल में डाउट अगर है तो एक बार आप लोग वीडियो देख लेना अच्छे से। मैंने राइट हैंड रूल को समझाने के लिए अलग से प्रॉपर वीडियो डाला है। देखो बोलने की बात है कि लेफ्ट हैंड रूल भी काम आता है, लेकिन मुझे लगता है राइट हैंड रूल समझ जाओगे ना, लेफ्ट हैंड रूल का कहीं यूज नहीं करना पड़ेगा। तो एक कम से कम जो इजी है उसको अच्छे से समझ लो तो। यस सर, हाँ टाइप आना चाहिए लैपटॉप। ठीक है, खैर कोई ज़बरदस्ती नहीं, आपका मन करे तो समझना, अदरवाइज काम तो चल ही रहा है। तो देखो पहले ऊपर वाले पे प्लस क्यू जो है उस पे अंदर की तरफ आ गया क्रॉस, नीचे वाले पे बाहर की तरफ आ जाएगा डॉट, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। तो v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो v क्रॉस b अपना अंदर की तरफ आ रहा था और चार्ज निगेटिव है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आया ना? थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, लेकिन जिसको दिक्कत है बोल देना। यस सर ये। ठीक है, अब जो आप हेलिकल बोल रहे थे ना, शेप हेलिकल कब होता है देखो, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। नॉर्मल सा कोई पार्टिकल अपना है, ठीक है, अगर ये मान लो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल को कुछ ऐसे फेंक दिया किसी एंगल थीटा पे। ठीक है, तो बेसिकली अब होगा ये ना कि पार्टिकल के पास मोशन के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक इधर आ जाएगा अपना v साइन थीटा, इधर अपना बन जाएगा v कॉस थीटा।
ठीक है? तो देखो, ये जो v cos थीटा वाला है ना, ये इसका स्ट्रेट लाइन मोशन आगे की तरफ कंटिन्यू रखेगा। ये चाहेगा स्ट्रेट लाइन में चलता रहे, इसको कोई चेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि v cos थीटा का b के साथ क्रॉस कराओगे 0 आएगा, ठीक है? तो बेसिकली इस डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझ रहे हो? यस सर। बाकी लोग समझ रहे हो ना? यार थोड़ा सा एक्टिव हो, ठीक है? देखो सिंपल, अब देखो ये वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसके वजह से सर्कुलर मोशन होगा। जो ये ऊपर आप देख रहे हो, ये सर्कुलर मोशन कराएगा, क्योंकि ये बी के परपेंडिकुलर है, और बी के जो परपेंडिकुलर बी का कंपोनेंट होता है, उसी के वजह से सर्कुलर मोशन होता है। तो ये चाहेगा इसको सर्कल में घुमाना, और ये चाहेगा इसको आगे ले जाना। तो बेसिकली ये ऐसे आगे बढ़ता हुआ सर्कल बन जाता है, इसी को हेलिक्स बोलते हैं, हेलिकल मोशन। ठीक है? चलो बाकी आप पिच वगैरह तो निकाल ही लोगे। पिच क्या होगा, सिंपल सा प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना, वो डिस्कस हम लोग नहीं करते हैं। एक लास्ट केस आपको बताता हूँ। देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान लो प्रेजेंट रहा है, उस केस में मोशन का थोड़ा सा शेप बदल जाता है, ठीक है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मान लो यहीं पे इसी केस में मैं बोल दूं आगे की तरफ इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी है, तो क्या चेंज आएगा बताओ? अगर इस क्वेश्चन में आगे की तरफ ई लगा दिया तो क्या बदलेगा? तो ये V Q B सब सेम ही डायरेक्शन में जाएगा। सेम डायरेक्शन में जाएगा कैसे, मतलब हेलिकल शेप नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा? जी। ओके, बाकी लोग और किसी को कुछ समझ में आ रहा है? आज तो लोग करेगा आगे। आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो? बाकी लोग क्या, मतलब क्वेश्चन क्या चल रहा है यहाँ पे? ओके, आप लोग थोड़ा थोड़ा नोट्स को बीच बीच से इग्नोर करके पढ़ रहे हो। देखो यहाँ पे, हाँ सर, वो उसमें कुछ इंक्रीजिंग जैसा मतलब शायद कुछ था, याद आ रहा था। आप जो आंसर मुझे किए हो ना, आप इसका आंसर कर दिए हो इस वाले क्वेश्चन का। यहाँ पे बी, यहाँ पे ई, और यहाँ पे वी। जी इसमें स्ट्रेट लाइन आएगा विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। जी। तो वो सेम तो सोच लिया होगा ना सर, वो इस वजह से ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी बढ़ते चली जाती है, जैसे जैसे आगे जाएगा वेलोसिटी वैसे वैसे तेज होती जाएगी, इस वाले केस में particular। आगे जाएगा तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। हम्म। तो इस केस में देखो चेंज कहाँ पे आएगा, मोशन हेलिकल ही होगा, लेकिन हेलिक्स का जो ये होगा ना, पिच, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब इसके वो इंक्रीज करेगा और इस इस वाले वाले में कंपोनेंट को भी कांस्टेंट बढ़ाना रहेगा। है। मतलब इफ ई नहीं लेंगे तो। हम्म, समझ में आया? चलो लास्ट केस, जगह ही नहीं बचा, कोई नहीं, यहाँ पे कर ले रहे हैं, वैसे भी नोट्स जितना कचड़ा उतना अच्छा लगता है। देखो, एक केस लास्ट वाला, आप बताओ, मान लो कोई पार्टिकल है, जैसे पार्टिकल का मोशन अपना, ये वाला जो लास्ट केस था इसी को समझ लो। देखो यहाँ पे पार्टिकल का जो मोशन है, स्ट्रेट लाइन हमें करवाना था, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन में हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अपना नहीं लगा होगा, बस इलेक्ट्रिक फोर्स लगा होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन तो आ गया, एक्सेलरेशन आया नहीं इस केस में? एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, आपको क्या लग रहा है, जल्दी से बोलो, फिर अगले पार्ट में चलते हैं। जैसे यहाँ अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना पूछ रहा हूँ, वो बता दो आप लोग। आई थिंक इसमें नहीं आएगा, सोल्यूशन 0 हो जाएगा। ओके, सबका आंसर सेम है? सब लोग समझ रहे हो?
अरे हाँ ना, कुछ भी बोलो, समझ रहे हो तो भी हाँ बोलो, नहीं नहीं समझ आ रहा तो भी बोलो। ये सर सर आप लोग कुछ भी से एग्री कर जाते हो। अरे कैसे सेम रहेगा भाई, देखो चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड भले फोर्स नहीं लगाए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाएगी ना। पता नहीं कैसे आप लोग हाँ बोल रहे हो। तो मैंने उसके लिए हाँ बोला कि आप बोल रहे थे ना कि कोई बोलो, मतलब मैं सोच ही रहा था उसके लिए हाँ नहीं बोला। कोई बात नहीं, चलो बढ़िया, मतलब सोच को पेपर पे लाओ, मतलब बोलो, ठीक है। आप लोग प्रॉपर मतलब ऐसे एक्टिव रहोगे तभी अपना रिवीजन चलेगा, अदरवाइज बस क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा, उस पे वो मूव करे ना करे, उसका वेलोसिटी किधर भी हो, किसी भी डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ता, उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स कभी भी ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? क्लियर है ना? हाँ सर अब clear है। तो सर यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब 0 होगा या नहीं? नहीं होगा, कैसे होगा, देखो एक चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन जीरो कैसे होगा जब तक उस पर फोर्स लग रहा है तो। जी ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा, अगर निगेटिव होगा तो पीछे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। जी। अब आप जो याद किए हो एक्सेलरेशन जीरो वाला केस, वो भी बता दे रहा हूँ। देखो जब एक्सेलरेशन वो कब जीरो होगा, ऐसा कुछ था। हाँ एक्सेलरेशन तब जीरो होगा, उस केस में एफ नेट जीरो हो जाएगा। एफ नेट जीरो मतलब क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, या क्यू वी भी डायरेक्ट लिख देते हैं, या वी क्रॉस बी ही रहने दो। एफ नेट जीरो, अब होगा एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। क्यू कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल्स टू माइनस वी क्रॉस बी। क्लियर है अभी? इस केस में एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा फील्ड में। तो मैंने ना ये सारा रिवाइज नहीं करा था, बस तो इसके दो ही केसेस देखे थे। हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देख लो। देखो ये चैप्टर सबके बस की बात नहीं है, इससे अच्छा क्वेश्चन पूछा तो मैक्सिमम लोग निपट जाएंगे, तो बेटर है कि आप लोग अभी कर लो। चलो देन आगे बढ़ते हैं, अभी तो आधा पे पहुंचे। चलो जल्दी जल्दी इसका आप हाँ, इस वायर पे फोर्स निकालना है, ठीक है। इसका लेंथ एल है और मैग्नेटिक फील्ड बी है, करंट आई है, डायरेक्शन भी बताना। बिल बिल होगा। हाँ ठीक है। किसका डायरेक्शन बताना है? फोर्स का डायरेक्शन, ऊपर वाले में। तो यहाँ पे वो है तो आई थिंक मतलब इनसाइड होगा। सर इनसाइड, लेफ्ट में होगा शायद, लेफ्ट में। लेफ्ट में होगा ना, राइट हैंड रूल लगाओ, सिंपल एल क्रॉस बी करो, एल का डायरेक्शन आई के डायरेक्शन में और बी अंदर की तरफ, तो आपके फिंगर का कर्ल ऊपर साइड फिंगर करोगे और कर्ल अंदर की तरफ जाएगा, मतलब आपका थंब लेफ्ट साइड पॉइंट करेगा। देखो फिंगर का कर्ल ऐसे मूव करेगा, थंब का पॉइंट इधर करेगा। खुद से राइट हैंड रूल लगाओ ना, एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ फोर्स बेसिकली इधर लगेगा। क्लियर है सबको? चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताओ। डायरेक्शन नहीं, बस मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। चलो डायरेक्शन भी निकाल लो, आपका मन है तो। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड से, 50, ओके। 50 न्यूटन्स। ओके 50 न्यूटन। ठीक है, सबका मैच कर रहा है तो सही होगा।
बाकी लोग आंसर आया? टाइम ज़्यादा लग रहा है। हाँ, बोलो कितना आया? 50। 50 सही है। सिंपल, लेंथ सबसे पहले निकालोगे तो बेसिकली 9 - 5 मतलब 4 का स्क्वायर, 9 - 6 मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये अपना 5 आ जाएगा लेंथ। ठीक है, अब F इक्वल्स टू ILB, सिंपल 5 × 5 × 2 50 न्यूटन। ठीक है, फोर्स डायरेक्शन इस बार आ जाएगा राइट, क्योंकि ऊपर वाले में आया था लेफ्ट। नहीं, राइट हैंड रूल लगाने का जरूरत नहीं है, ऊपर में अभी देखा था ना लेफ्ट। चलो बढ़िया, अब इसमें फोर्स बताओ विद, मतलब फोर्स का नेचर भी बताना कैसा होगा। सॉरी, फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखना था यहाँ पे। 4 × 10⁻⁷ आई थिंक सही है आंसर आपका, 2 और 5। 4 × 10⁻⁷। 4 × 10⁻⁷। ओके, देख लेते हैं एक बार। और जो फोर्स होगा वो रिपेल वाला फोर्स होगा। यस सर। ओके, चलो फोर्स पर यूनिट लेंथ अपना ये आ जाता है 2K। इक्वेशन देखना, इक्वेशन सेम आया ना, 5 × 2, ठीक है ना? हाँ सर सही है। हाँ, फिर सही है, फिर आंसर भी सही आएगा। चलो, इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, जो पैरेलल करंट होता है अट्रैक्ट करता है, जो अपोजिट करंट होता है रिपेल करता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसका सिंपल होता है, फॉर्मूला बेस्ड। चलो, अब थोड़ा सा आगे डिफिकल्ट वाला पार्ट है अपना, वो उसको अच्छे से करते हैं। मतलब डिफिकल्ट क्या है, वो याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हाँ, ये एक क्वेश्चन कर लो, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ऊपर वाला पार्ट करना यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक पहले कर लेना, ठीक है, उसके बाद नीचे का पार्ट करना। सर ये एन कैपिटल एन है, हाँ, तो जो एन है ये कैपिटल एन है या स्मॉल एन है? स्मॉल एन है। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यही है, ठीक है। 1000 सर। 1000। 2 × 10⁵ पहला वाला। ओके, 2000 शायद आपने भी बोला, आपका भी सही है। And torque is 25. ओके, टॉर्क होगा 5 × 10⁵।
ओके। सही है दोनों पार्ट? बढ़िया। सिली मिस्टेक। कोई प्रॉब्लम नहीं, देख के सही कर लो। फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है, इसमें वैसे भी गलत नहीं होना चाहिए। 2 की जगह पे 200 ले लिया। ओके, कोई नहीं, फिर आगे बढ़े। जहाँ भी डाउट होगा किसी को बोल देना, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, इसको कर लो लास्ट, ठीक है? चलो छोड़ो, इसको आराम से होमवर्क में करना, ठीक है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा। एक सर्कुलर कॉइल है, उसके एक्सिस पे लग जाएगा ना? हेलो, हाँ, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस वाला फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे। समझ रहे हो क्वेश्चन? और पाए वाला हम्म। 4 2m/r³ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 3/2। ठीक है, इसको बोल रहा था। हाँ वही लगेगा, आराम से इसको कर लेना, ठीक है? आ जाओ, थोड़ा सा आगे का पार्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया पार्ट है, ठीक है? सबसे पहले बताओ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ के आ रहे हो, वहां पे टॉर्क क्या आता था? टाउ। NIAB। तो मैंने ये रिवाइज ही नहीं करा अभी करंट वाला तो। करेक्ट, NIAB या फिर बीना, ठीक है? ठीक है, नॉर्मल याद रख लो, BIN है, बीना। टाउ इक्वल्स टू बीना, ठीक है? अब देखो, ये जो टाउ टाउ होता है ना, बेसिकली K फाई के इक्वल होता है, ठीक है? टॉक K फाई के इक्वल, बेसिकली एंगुलर SHM वाला केस। टॉक जब भी K फाई के इक्वल आता है, यानी कि टॉक जो है वो फाई के प्रोपोर्शनल है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे एंगुलर SHM का केस होता है। क्लियर? के को हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट, याद आ रहा है कुछ कुछ? सर ये तो रिवाइज भी नहीं करा मैंने। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बता रहा हूँ, सिंपल सा देख के ध्यान से सुन के समझो। देखो, टाउ इक्वल्स टू बीना, ठीक है? ये होता है अपना K फाई के इक्वल, तो यहाँ से फाई निकल के आता है बीना अपॉन के। क्लियर? चलो अब अगला पार्ट देखो। सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी देखते हैं। करंट सेंसिटिविटी किसके लिए आएगा? कौन से डिवाइस के लिए? एमीटर कैलकुलेटर। एमीटर। हाँ करेक्ट, एमीटर। तो देखो, सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी की बात करेंगे, तो करंट सेंसिटिविटी जो अपना आता है वो अपना आ जाएगा फाई अपॉन आई। इसको समझने का सिंपल सा तरीका है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है? नीचे में जिससे भी हम डिवाइड करते हैं, बेसिकली हम लोग ऊपर वाले को उसके यूनिट के टर्म में ले जाते हैं। जैसे कि आप किसी चीज को टाइम से डिवाइड करते हो, पर यूनिट टाइम हो जाता है वो चीज। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्पीड, x/t। याद आ रहा है? वैसे ही अपना फाई अपॉन ई, यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है? एक यूनिट करंट के लिए कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है अपने एम्पियर मीटर में, ठीक है? ये होता है करंट सेंसिटिविटी। याद रहेगा? देखो, अब करंट सेंसिटिविटी आप लोग समझ गए हो, फाई अपॉन आई। तो बेसिकली इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, BINA अपॉन KI। आई कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से,
BNA/K। राजस्थान में बोलते हैं ना बना, ठीक है, राजस्थान में बना बोलते हैं, ऊपर याद कर लो बना, नीचे अपॉन K, ठीक है। सर ये अमीटर के लिए बोला था ना आपने? हाँ, करंट सेंसिटिविटी ऑब्वियसली एमीटर के लिए आएगा ना, कि देखो गैल्वेनोमीटर जब एमीटर में चेंज होगा तभी तो उसमें करंट आएगा ना। करंट हम लोग मेजर करेंगे, करंट मेजर करेंगे तब करंट का सेंसिटिविटी देखेंगे। मैंने गलत बताया था ना पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो अब इसमें अच्छा वाला पार्ट, ठीक है। अब बताओ, मान लो करंट सेंसिटिविटी बेसिकली हमें बढ़ाना है, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने मतलब हम बेसिकली रेंज बढ़ा रहे हैं अपने एम्पीयर मीटर का, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन मतलब पर यूनिट करंट ज़्यादा शो करेगा, तो बेसिकली करंट एक्चुअली उसका रेंज कम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो करंट सेंसिटिविटी को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा हमें रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरर को, वो एडजस्ट करके हमें देता है जिस करंट सेंसिटिविटी का जिस रेंज का हमें चाहिए होता है। मतलब बेसिकली देखो, करंट सेंसिटिविटी बढ़ने से ना एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, क्योंकि होगा ये कि 1 एम्पीयर करंट के लिए अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो मतलब हम बीच में छोटे-छोटे यूनिट ज़्यादा डाल सकते हैं, समझ रहे हो? ठीक है? तो इस वजह से करंट सेंसिटिविटी को हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कराते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी कैसे एडजस्ट कराते हैं बताओ, कोई याद आ रहा है? क्या चेंज करता है मैन्युफैक्चरर? आप लोग भूल जाते हो। मीटर और वोल्ट मीटर दोनों साथ साथ उसको वो करते हैं ना। दोनों साथ-साथ साथ में ही करेंगे, इसके बाद करेंगे वोल्ट मीटर को। अरे आप लोग भूल गए हो, एन चेंज करता था, एन अगर 2n हो गया तो अपना करंट सेंसिटिविटी बेसिकली 2 टाइम्स हो जाता था। याद आ रहा है कुछ ऐसा? चलो कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा तो और बढ़िया है, दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यूनिट चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। क्लियर? अब बस अपना सेम वही जो हमें ऊपर में था वही पुट करना है, BINA/K। और वोल्टेज को हम लोग IR लिख सकते हैं, पहले लिखा होगा कभी। हाँ सर। आई कैंसिल हो गया, बना/KR, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, अगर एन चेंज करके 2n कर दिया तो अपना वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना टाइम बढ़ेगा? वो भी 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स। ओके, बाकी लोग सबका सेम आंसर है, सब लोग एग्री कर रहे हो? हाँ सर। क्यों कर रहे हो? अरे एन, 2 टाइम्स ही तो होगा जब वो 2n उसका होगा। ये तो ध्यान से ना, आप क्लास देखते हो ना नोट्स देखते हो, देखो एन को जब आप 2n कर रहे हो तो साथ साथ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो, डबल कर रहे हो, तो बेसिकली लेंथ भी तो डबल हो रहा है ना। जी 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 जी, लेंथ भी डबल हो तो जाएगा। 4 टाइम्स होगा फिर। जी जी अरे भाई आप नेक्स्ट लेवल पे भी लेके नहीं जाओ, आप सुन लो, ठीक है। देखो, लेंथ डबल हो जाएगा, लेंथ डबल होगा तो रेसिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा? सुना जी सुना जैसा लग रहा है, मतलब सुना सुना नहीं, सुना जी सुना। देखो तो अपना बेसिकली ये बन जाएगा B × 2n × A/K × 2R। कितना चेंज आया? कितने टाइम्स हुआ? क्लियर है? चलो बढ़िया।
ठीक है, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। डायपोल याद है थोड़ा थोड़ा? 1 मिनट रुकना, फिर डायपोल शुरू करते हैं, ठीक है? डायपोल रिवाइज कराकर फिर इसको, आई थिंक शायद लास्ट पार्ट यही है। नहीं, मैग्नेटिक मटेरियल भी थोड़ा सा बचा हुआ है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट बस। देखो याद करो डायपोल को आप लोग, ठीक है? डायपोल मैग्नेटिक मटेरियल में बेसिकली हम लोग एंटर कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा ये बचा हुआ है, हाँ, एंड में ही है ऑलमोस्ट। देखो सबसे पहले मुझे थोड़ा सा आप लोग बताओ, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी बताना। इलेक्ट्रिक डायपोल का आपको याद अगर आ रहा है तो सबसे पहले मुझे बताओ, डायपोल मोमेंट क्या होता था? ई साइन थीटा। करेक्ट। अरे नहीं नहीं नहीं, डायपोल मोमेंट बताओ। आप मुझे टॉक बता दिए। क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू ए। क्यू इंटू टू डी। अगर लेंथ लोगे ना, डायरेक्टली क्यू इंटू एल लिखना, ठीक है? क्योंकि लेंथ देता जब है ना, तो लेंथ दोनों के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस हो जाता है। तो या तो क्यू इंटू डी लिख दो, या फिर मतलब जैसे कि अगर 12 लिखना तो बेसिकली वहाँ पे मतलब ध्यान रखना कि बीच का डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस का आधा है, ठीक है? ठीक है। आप लोग अगर जो 12 वाला याद रख रहे हो, सिंपल सा ध्यान रखना, 12 जो होता है वो डिस्टेंस, एल की जगह पे डिस्टेंस नहीं डाल देना, नहीं तो गलती कर दोगे। बेसिकली ऐसे ध्यान रखो, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है? क्यू क्यू इंटू डी, सिंपल। ओके सर। ठीक है, तो ये पार्ट याद आ गया। चलो बारी बारी सारा, एक तो आपने ऑलरेडी बता दिया, जो टाउ आता है पी क्रॉस ई, या फिर इसको पी साइन थीटा भी बोलते हैं, ठीक है? एक पार्ट हो गया। पोटेंशियल एनर्जी आता था वो कितना आता था बताओ? माइनस पी ए। माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, चलो इतना आपको याद है। अब इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले बताओ आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या आता था, या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट जिसको बोलते थे? पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, के पी अपॉन आर क्यूब। बस ध्यान रखना माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि डायरेक्शन जो होता था डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता था, याद आ रहा है? ठीक है, डायपोल मोमेंट अगर आगे होता था तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था पीछे आता था, ठीक है? इस वजह से माइनस इसमें लगा लेते हैं कभी कभी। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग इसके एक्सियल पॉइंट पे, टू के पी अपॉन आर क्यूब। 2 kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है? सब याद आ रहा है आप लोग को? जनरल पॉइंट पे बता दो। के पी अपॉन आर क्यूब रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो तो कैलकुलेट करने आता है ना, कैसे जनरल पॉइंट पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल तरीके से। चलो बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अ, ये इतना पार्ट हमने किया था। इसके बाद इधर वाला पार्ट करते हैं मैग्नेटिक डायपोल के लिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक के लिए हो गया। अब देखो, मैग्नेटिक डायपोल जब लेंगे तो डायपोल मोमेंट पहला चेंज होगा, पी की जगह पे हम इसको एम लिखते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी था, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। और यहाँ पे देखो चेंज क्या होता है ना, यहाँ पे क्यू एम आ जाता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू डी। चीज़ें लगभग सेम रहेंगी। क्लियर है वाला? हाँ ठीक है, क्यू एम इंटू डी। अब बाकी आगे की चीज़ें ऐसे ही सेम चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे टाउ जो आएगा बस एम बी साइन थीटा, जो यू आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अपना माइनस के एम अपॉन आर क्यूब, जो आएगा एक्सिस पे, ये आ जाएगा 2 km अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और जो जनरल पॉइंट पे आएगा ये भी सिमिलर एकदम, km अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर इतना? एक एडिशनल चीज मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना। जब भी एक अपना मतलब कोई एक पार्टिकल, ठीक है, मतलब ये या फिर कोई एक मैग्नेट अगर है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसको घुमा देंगे ना, जैसे याद है आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब एक चार्ज पार्टिकल जो कि एक मतलब एक चार्ज पार्टिकल का ऐसा सिस्टम होता था, प्लस क्यू माइनस क्यू, एक डाइपोल मतलब बेसिकली इधर मान लो माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, ठीक है। इस डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखते थे और थोड़ा सा इसको घुमाते थे, तो याद है एक मतलब काइंड ऑफ एसएचएम होने लगता था, एक टाइम पीरियड निकल के आता था। किसी को याद है फॉर्मूला? सेम यहाँ पे होगा। जब यहाँ पे एक मैग्नेट को आप रखोगे, मैग्नेटिक डायपोल को, प्लस क्यू एम माइनस क्यू एम स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, फिर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा रोटेट करोगे, तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, उसके वजह से एसएचएम करने लगेगा, ठीक है। कंडीशन याद आ रहा है ना, सिचुएशन जो बनता था? किसी को याद नहीं आ रहा है? बढ़िया। तो देखो, जो टाइम पीरियड निकल के आता है ना, अगर अभी तक याद नहीं था तो भी बढ़िया है, याद है तो भी बढ़िया है। आई अपॉन यहाँ पे हो जाता है पी ई, और यहाँ पे हो जाता है टी इक्वल्स टू अंडर रूट आई अपॉन एम बी। ये क्वेश्चन आप टेस्ट वगैरह दोगे, आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के वहाँ पे मिलेंगी, और इसको लोग टफ क्वेश्चन बोलते हैं क्योंकि याद नहीं रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अंडर रूट आई अपॉन एम बी, एक भी याद रख लोगे दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। पी की जगह पे एम डालना होता है, ई की जगह पे बी डालना होता है, ठीक है। अगर प्रूफ करने का आपका मन करेगा तो सिंपल सा मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। एक डायपोल लेना, ठीक है। डायपोल को थोड़ा सा थीटा एंगल डिस्प्लेस करोगे, थीटा एंगल डिस्प्लेस करोगे, एक टॉक आएगा, ठीक है। उस टॉक, एक छोटे से थीटा एंगल के लिए जो टॉक आएगा आपका ना, वहाँ पे बेसिकली साइन थीटा सिमिलर टू थीटा कर दोगे, क्योंकि जब एंगल 0 के क्लोज होता है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, ठीक है। तो टॉक जो आएगा अपना प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, ऐसा आ जाएगा इक्वेशन वहाँ पे। फिर उसके आगे जब जाओगे वहाँ पे प्रॉपर आप टाइम पीरियड निकालोगे ओमेगा निकाल के, तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा टाइम पीरियड का, ठीक है। मन करे प्रूव कर लेना, मैंने आपको स्टेप बता दिया। क्लियर? चलो देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी पी, ये मिनिमम कब होगी बताओ जल्दी से, एंगल कितना होगा तो मिनिमम होगी? जीरो। ओके, ठीक है। पी डॉट टी जब कॉस थीटा अपना बेसिकली 1 हो जाएगा, कॉस थीटा 1 होता है 0 पे, ठीक है। तो अपना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी सिमिलरली मैक्सिमम हो जाएगा अपना जब एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, प्लस पी, ठीक है। तो अगर एक डायपोल है अपने पास, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा? मिनिमम स्टेबल एंड ये मैक्सिमम वाला अनस्टेबल। करेक्ट, ये अपना स्टेबल, ये अनस्टेबल, ठीक है। याद आ रहा है सब? बढ़िया। ये क्वेश्चन है, आराम से घर पे ट्राई करना, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आराम से आप लोग कर लेना, अगर डाउट होगा तो फिर मेरे से पूछ लेना।
चलो लास्ट टॉपिक अपना मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब देखो इससे पहले आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, ऑल्दो मैंने कल भी बताया था, इक्वल्स टू जीरो। हमेशा ध्यान रखना, इसका रीजन है मैग्नेटिक मोनोपोल, बड़ा बड़ा मतलब कैपिटल लेटर में लिख लो, डज नॉट एग्जिस्ट। दुनिया में कोई भी मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा किसी भी एक क्लोज सरफेस के अंदर पे प्लस, बस अपना प्लस क्यू एम हो। जब भी एक छोटा से छोटा मैग्नेट होगा उसके पास भी दोनों पोल्स होंगे, और जब दोनों पोल्स होंगी तो नेट मैग्नेटिक चार्ज जीरो हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, नेट मैग्नेटिक चार्ज जीरो। तो जब नेट मैग्नेटिक इनक्लोज चार्ज जीरो हो गया तो गॉस लॉ के हिसाब से कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो नेट फ्लक्स हमेशा जीरो आता है। क्लियर? आगे बढ़े, नोट्स में इसको लिख लेना, अदरवाइज फिर से गलती करोगे बाद में। चलो मैग्नेटिक मटेरियल सबसे लास्ट में देखो, मैग्नेटिक मटेरियल तीन टाइप के होते हैं, पहला डाया, दूसरा पैरा, तीसरा फेरो, ठीक है। देखो अब होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं, डाया जो मटेरियल होता है ना, इसमें अगर आप एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे बी आउटसाइड, तो इसमें एक अंदर में अपने इसका खुद का इंड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, प्लस माइनस बी इंड्यूस, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, तो बेसिकली नेट फील्ड जो होता है वो बी नॉट से कम हो जाता है, समझ रहे हो? पहला पार्ट। इसके अंदर बाहर से आप फील्ड डालोगे राइट साइड में, तो ये अपना फील्ड जनरेट कर देगा लेफ्ट में, जिससे नेट फील्ड कम हो जाएगी। ये हो गया डाया। सेकंड हो गया पैरा, पैरा में बाहर से फील्ड लगाओगे उसका अंदर से भी फील्ड थोड़ा सा आ जाएगा, लेकिन ये बी इनसाइड जो होगा ना, ये वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? जो अपना फेरो होता है इसमें आप बाहर से फील्ड बी नॉट लगाओगे, इसमें बहुत बड़ा वाला फील्ड आ जाता है इंड्यूस, ठीक है। ये अपना खुद का बहुत बड़ा फील्ड जनरेट कर देता है, ठीक है। फील्ड स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ा देता है, तो वो फेरोमैग्नेटिक होता है, जैसे आयरन हो गया, ठीक है। तीन टाइप के अपने पास सब्सटेंसेज हैं। क्लियर? चलो देखो अब कुछ बातें देख लेते हैं इनके लिए जो कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में काम आएंगी। सबसे पहले डाया की बात करते हैं, तो डाया के लिए बेसिकली जो अपना एक रिलेशन होता है, देखो म्यू आर इक्वल्स टू वन प्लस एक्स। एक्स होता है ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। बेसिकली ससेप्टिबिलिटी हमें बताता है कोई मटेरियल मैग्नेटिक है कि नहीं है, ठीक है। अगर अपने पास कोई मटेरियल नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए एक्स अपना जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस केस में म्यू आर अपना वन आ जाता है, ठीक है। कल मैंने आपको बोला था, याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब भी मटेरियल का आपको म्यू आर दिया हुआ नहीं रहेगा, आप उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मानना और म्यू आर का वैल्यू वन ले लेना। क्लियर है अभी? चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, जब इसका जो अपना एक्स है इसका वैल्यू अपना जीरो से माइनस वन के बीच में रहेगा, तो बेसिकली मटेरियल अपना डाया होता है, ठीक है। और जब परफेक्टली माइनस वन के इक्वल हो जाएगा तो ये अपना सुपर कंडक्टर होता है। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं ना, ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, तो वो होता है सुपर कंडक्टर। इसमें जितना फील्ड बाहर से लगाओगे उतना ही फील्ड वो बाहर की तरफ मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा, और इसकी वजह से नेट फील्ड जीरो हो जाता है। और इसी प्रिंसिपल पे अपनी जो लेविटेटिंग ट्रेन्स नाम सुने हो, बुलेट ट्रेन्स से भी थोड़ी सी जो ऊपर हाई स्पीड वाली मैग्नेटिक लेविटेशन पे जो चलती हैं, उनको हम लोग इसी प्रिंसिपल पे चलाते हैं, ठीक है। बेसिकली अभी दिक्कत ये है ना, हमारे पास जो भी सुपर कंडक्टर्स हैं वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टेबल हैं। अभी भी हमारे पास कोई ऐसा सुपर कंडक्टर नहीं है जो कि इवन कि 100 डिग्री के अंदर भी स्टेबल हो, ठीक है, -100 डिग्री के अंदर, सॉरी, स्टेबल अभी तक नहीं मिल रहा है। तो बनाने का प्रैक्टिस लोग मतलब कर रहा है ट्राई। हाँ जापान, ठीक है, वो मतलब अभी भी सुपर कंडक्टर पे नहीं चला पा रहा है, लेकिन काइंड ऑफ मतलब डायमैग्नेटिज्म बहुत हद तक अचीव कर लिया है, ठीक है, उसके प्रिंसिपल पे चल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगले पार्ट की बात करते हैं। डाया के बाद पैरा आ गया, तो पैरा के केस में जीरो लेस देन ससेप्टिबिलिटी लेस देन वन, ठीक है, पैरा के लिए होगा। और फेरो के लिए ये वैल्यू बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्स काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है, वन से। इसी हिसाब से म्यू आर जो होगा अपना ये बहुत बड़ा हो जाएगा टू से, तो बेसिकली ये अपना फेरो बन जाता है, जैसे आयरन, ठीक है। इसीलिए ट्रांसफार्मर में आयरन कोर यूज करते हैं, क्योंकि वो फ्लक्स को बहुत अच्छे से बाइंड करके रखता है, और जितना फ्लक्स हम एक साइड से दूसरी साइड ले जाना हो एकदम इजीली चला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट क्यूरीज लॉ।
ससेप्टिबिलिटी जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/T। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा ससेप्टिबिलिटी उतना बढ़ेगा। ससेप्टिबिलिटी बढ़ने का बेसिकली क्या होता है मतलब, चाहे छोड़ो, इतना याद रखने से अच्छा सिंपल सा ये याद रखो टी, ठीक है। ये जो टी होता है ना, ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे अपने पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बन जाता है। बस इतना अपने काम का पार्ट है, ठीक है। इसको क्यूरिज टेम्परेचर बोलते हैं। क्यूरिज टेम्परेचर बस इतना होता है, इस टेम्परेचर पे जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो पैरा जैसा बिहेव करता है, ठीक है। हाँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। चलो बढ़िया। बाकी कल मैंने आपको एक चीज़ बताया था, हिस्टैरिसीस लूप का एरिया। हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया होता है वो बेसिकली ट्रांसफार्मर में लॉस पर साइकिल बताता है, याद आ रहा है। हिस्टैरिसीस लूप का एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा लॉस होगा ट्रांसफार्मर में, याद आ रहा है हिस्टैरिसीस लॉस। चलो कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा तो जाकर रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैग्नेटिज्म पूरा अपना कंप्लीट हुआ, 1.5 आवर्स लगे, ठीक है। समझ में आया तो पूरा पूरा ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर हो गया है। बीच के छोटे छोटे क्वेश्चंस बस छूटे होंगे कुछ, लेकिन ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन भी कर लियो आप लोग, और टॉपिक्स भी सारे रिवाइज हो गए हैं।